वो बात लेता कमरे में अपने ब्राउन सिल्की बालों को तौलिए से साफ करता आया जब इसकी शहद रंग आंखें बेड पर मौजूद सोए इस हुस्न की मलिका कर गई जो इसकी सफेद शर्ट पहने सुनहरी शहद रंग बाल खुले छोड़े वो जो इसे हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते थे। एक काला तिल जो कि इसके दाएं गाल के बिल्कुल दरमियान में मौजूद था जो दूर से भी नजर आ जाता था जिससे हर वक्त छूने को इसका दिल चाहता। अभी भी अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। बर्फ जैसा सफेद रंग जो इस वक्त सुर्खी लिए था जिस्म पर नीली रेंज साफ जाहिर होती रहती। ऐसा नहीं था इसकी खूबसूरती नहीं देखी थी, वो खुद पठान फैमिली से था जहाँ खूबसूरती काम थी। फिर इसने खुद भी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिजनेस की डिग्री ली थी, इसलिए मशरिकी और मगरिबी दोनों हुस्न इसने देखा था। कभी सिर्फ नाजुक ने इसे ऐसे नहीं खींचा था, वो गैर मामूली हुस्न रखने वाली थी। कभी तो इस लड़की ने पहली नजर में ही इसे अपना असीर बना लिया था। वो तो सिर्फ एक बार ही इसे चखना चाहता था, लेकिन ये नहीं पता था 2 सालों बाद भी वो इसका तलबगार रहेगा। वो अपना सर झटकता ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। आज इसने डार्क ब्लू पैंट कोट जिसकी अंदरूनी शर्ट सफेद थी, साथ ब्लैक टाई जो उसकी थी, अपनी रोलेक्स की घड़ी पहनता वो मुकम्मल तैयार होकर ड्रेसिंग रूम से बाहर निकला। फिर बेड तक जाकर अपनी बीवी के करीब रुका। 9 बजे एक इंडस्ट्री के साथ मीटिंग है, 8 बजे से पहले तुम मुझे मेरे ऑफिस में मौजूद मिलो और अब 7 बज रहे हैं। इसके कान में गंभीर सरगोशी करते साथ ही इसके कान के लोग को भी चुना जिस पर इस कांच की गुड़िया ने अपनी कांच जैसी सब्ज आंखें खोली तो नजर से ही अपने शौहर की बेतासुर बोरी आंखों में गई। इसे आंखें खोलते देख इसने अपनी नजरों का जाविया बदला और साइड ड्रॉ से एक डब्बी निकाली और इसे खोलकर देखने लगा। फिर वो डब्बी इसके सामने रखी। टाइम पर ले रही हो नागा नहीं करनी, खानदान से बाहर की औरत के साथ में बच्चा पैदा नहीं कर सकता और हमारा साथ तो कभी भी टूट सकता है, सर्द मेहरी से कहता वो कमरे से निकल गया। इसके कमरे से जाते ही इसने एक नजर अपनी झोली में रखी डब्बी को देखा। मैं अपनी हैसियत अच्छी तरह से जानती हूँ, मैं खुद भी एक मासूम बच्चे को इस रिश्ते का हिस्सा नहीं बना सकती जिसकी कोई मंजिल ही ना हो। आपसे ज्यादा मुझे इस बात की फिक्र होती है। इसने पानी के साथ एक पिल निकाल ली, फिर आहिस्ता से अपने गुलाबी पाँव जमीन पर रखे, फिर बेड का सहारा लेती खड़ी हुई, आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती बाथरूम में बंद हो गई। इसकी ये हालत हर हफ्ते में 2 बार होती थी। जब इसका शौहर घर आता वो हफ्ते में 2 बार यहाँ शाम में आता था और सुबह में ऑफिस के लिए निकल जाता, लेकिन वीकेंड पर वो इन 2 सालों में कभी नहीं आया। वो सिर्फ इसके पास अपनी जरूरत पूरी करने आता। गर्म पानी ने इसके दर्द करते जिस्म को एक सुकून पहुंचाया था। सुकून से इसने बाथटब में आंखें बंद की थी। मलाला अतल और इसकी माँ फरीहा ने इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर कदम रखा था। इस्लामाबाद की ठंडी हवाओं ने मलाला के सफेद चेहरे पर पड़ते ही इन्हें सुर्ख कर दिया था। एकदम से इसे सर्दी का एहसास होने लगा। मोरे यहाँ बहुत सर्दी है, मेरे हाथ पांव सुर्ख हो रहे हैं। 20 साला मलाला अतल ने अपनी माँ से अपने सुन करते हाथों को आपस में रगड़ते सर्दी की शिकायत की थी, जिस पर इसकी माँ ने एक गर्म शॉल बैग से निकाल कर इसे दी। मैंने तुमसे कहा था गर्म कपड़े पहन लो, ये दुबई की गर्म सड़कें नहीं बल्कि इस्लामाबाद की पुरसुकून ठंडी फिजाएं हैं। इसकी माँ ने इसे प्यार से दुपट्टे इसके गालों की तरफ देखा था जो सर्दी से सुर्ख हो रहे थे। वो शादी इसके बाद अपने शौहर के साथ दुबई चली गई। वहीं पर मलाला की पैदाइश हुई। दोनों मियाँ बीवी इसकी पैदाइश पर बहुत खुश थे। फरीहा को दुबई में शुरू के दिनों में बहुत मसला हुआ था क्योंकि इसे इतनी गर्मी की आदत नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस गर्म माहौल की आदी होने लगी। मलाला जिसने आंखें ही दुबई जैसे सहरा में खोली थी, इसलिए इससे ज्यादा सर्दी महसूस हो रही थी। वो कभी भी अपनी बेटी को यहाँ लेकर न आती। अगर इसके शौहर अतल की वफात न हुई होती तो वो यहाँ न आती। इसका शौहर इतना अमीर नहीं था, लेकिन इनका गुजर बसर दुबई में अच्छा था। इनकी बेटी मलाला ज़हीर होने की वजह से
स्कॉलरशिप पे पढ़ रही थी। फरीहा हार्ट पेशेंट थी, इनके दिल की सर्जरी होनी थी जिसके लिए इनके पास पैसे नहीं थे। फरीहा को अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं था, इसलिए अपनी बेटी को दियार गैर में अकेले छोड़ने के डर से पाकिस्तान वापस ले आई। इसका इरादा अपने आबाई घर जाने का था। अगर इसे कुछ हो जाए तो इसके बाद इस दुनिया में कोई तो हो जिसके सहारे वो अपनी बेटी को छोड़ कर जाए। फरीहा अपनी बेटी को लिए एक बंगलों के सामने आ रुकी, लेकिन इन्हें वहां से मायूस लौटना पड़ा। बंगलों के गेट पर बड़ा सा ताला था। अब फरीहा की सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। मरे कदमों से वो मलाला को लिए आगे बढ़ गई। इतनी परेशानी से इसके सीने में दर्द उठने लगा। इस दर्द को सहते वो रास्ते में ही गिर गई। मलाला अपनी माँ को देखते जोर जोर से रोने लगी। यहाँ तो वो किसी को नहीं जानती थी, न गली का पता न अस्पताल। इसे समझ न आई वो क्या करे। आहिस्ता आहिस्ता लोगों का हजूम इकट्ठा होने लगा। इन्हीं में से कुछ लोग इन्हें करीबी अस्पताल ले आए। डॉक्टर्स ने सर्जरी कबूल दिया। पैसे न होने की वजह से सर्जरी फिलहाल डिले कर दी गई थी। खैर इस अस्पताल में रुके इन्हें 1 हफ्ता हो चुका था। फरीहा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। ज्यादातर दवाइयों के जेर असर वो सोती रहती। इनकी जमा पूंजी में से बहुत से पैसे ऐसे ही दवाइयों और खाने के अखराजात में लग चुके थे। मलाला जो अस्पताल की कैंटीन में बैठी अपने हाथ में मौजूद इन चंद नीले नोटों को देख रही थी, अब इसे जॉब की तलाश थी। इस अनजान मुल्क के अनजान शहर में वो जॉब कैसे हासिल करे जहां इससे उर्दू सिर्फ बोलने की हद तक आती थी, न पढ़नी आती थी न लिखनी। सामने पड़े न्यूज़पेपर को बेध्यानी में ही खोल रही थी जब इसकी नजर एमए क्राउन कॉरपोरेशन पर पड़ी, जहां पर एक पर्सनल असिस्टेंट की जॉब वैकेंसी थी। आज ही की डेट में 10 बजे इंटरव्यू था। इसने टाइम देखा तो 8 बज रहे थे। एकदम से इसका चेहरा खिल उठा। सबसे पहले अपना हुलिया दुरुस्त किया, फिर एमए कॉर्पोरेशन अपनी सीवी लेती नर्स को बताती वहां से निकल गई। रिक्शा वाले को कंपनी का नाम बताया जिसने इसे कंपनी के सामने ही उतारा था। वो ब्लैक जीन्स पर सिकिन लॉन्ग कोट पहने, गले में मफलर लपेटे, अपने सुनहरी बालों को पोनीटेल में कैद किए, सर पर गर्म टोपी लिए इस लंबी कतार में बैठी अपनी बारी का इंतजार कर रही थी। इसका सबसे आखिरी नंबर था। वो जो हॉस्पिटल में बैठी ये सोच रही थी कि ये जॉब इसे ही मिलेगी, लेकिन यहाँ कॉरिडोर में एक वैकेंसी के लिए 50 लोग देखकर सारा कॉन्फिडेंस लूज हो गया। वो ये भूल गई थी वो दुबई में नहीं पाकिस्तान में है, जहाँ जॉब 2 तरीकों से ही मिल सकती है, शक्ल और रिश्वत। और तजुर्बाकार को जॉब हासिल करने के लिए अपनी जूती घिसानी पड़ती है। हर 5 मिनट बाद एक लड़की अंदर जाती और मुंह लटका कर बाहर आ जाती है। 50 लड़कियों का इंटरव्यू अंदर बैठे शख्स ने पौने घंटे में खत्म कर दिया। अब आखिरी लड़की वही बची थी। अल्लाह का नाम लेती वो ऑफिस में दाखिल हुई। जितना बाहर से आलीशान था, अंदर से भी वैसा ही खूबसूरत था। इतना पुरसुकून माहौल। इसकी दीवार शीशे की थी जिससे इस्लामाबाद के पहाड़ और इन पर मौजूद सब्जा आंखों को फरहत बख्श रहे थे। इसने आहिस्ता दरवाजा बंद किया और अपनी फाइल टेबल पर रख दी। इस ऑफिस का मालिक अपने ब्लैक लेदर पर दीवार की तरफ चेहरा किए बैठा था। मलाला की तरफ इसकी बैग थी। इसने अपना एक हाथ एमए कॉर्पोरेशन ऑफिस टेबल की तरफ बढ़ाया। मलाला ने आईब्रो अचकाते इस बंदे का एटीट्यूड देखा, फिर अपनी फाइल टेबल से उठाकर इसके सफेद हाथ, जिनमें रोलेक्स की महंगी तरीन घड़ी और लंबी उंगलियों में चांदी की बारी अंगूठी पहनी थी, इस पर रख दी और खुद वहां रखी चेयर पर बैठ गई। मुकाबले की ब्राउन ज़हीन आंखें इसकी पर्सनल प्रोफाइल पर अटकी थी। नाम मलाला, मुल्क दुबई और डिग्री नामुकम्मल। वो इस बहादुर दुबई की शहजादी को एक नजर देखना चाहता था, जिसके पास न तजुर्बा था न तालीम, फिर भी इस कंपनी में पीए की पोजीशन के लिए इंटरव्यू देने आ गई थी। इसने अपनी चेयर घुमाकर अपना रुख इसकी तरफ किया। अब दोनों की नजरें एक दूसरे के चेहरे का तवाफ कर रही थी। खूबसूरती में दोनों अपनी मिसाल आप थे। मलाला अतल की ग्रीन आंखें अपने बॉस की ब्राउन शहद रंग आंखों पर थी, जिसकी बियर्ड और बालों का रंग ब्राउन होने के साथ आंखों का रंग भी ब्राउन था, जैसे इसे कुदरती तौर पर भी मैचिंग पसंद हो। सुर्ख सफेद रंग ये था इस कंपनी का सीईओ मीरजल आलम नूरजाई खान, जिसकी
निगाहें मलाला के होंठों और गाल पर पड़ते सियाह तिल पर थी। एक रात का कितना लोगी। ऑफिस की खामोशी पर पुरसुकून फिजा में मीरसल आलम की सरद आवाज ने सुकून तोड़ा था। वो जो इसकी रौबदार पर्सनालिटी से मरऊब हुई थी, इसे लगा इसके कानों ने कुछ गलत सुना। क्या? मलाला ने नासमझी से इसे देखा था, जिस पर वो सरद महल से तंजन मुस्कुराता हुआ अपनी चेयर से उठा और बारीक कदम लेता इसके सामने आया। टेबल के साथ अपनी पुश्त लगाते दोनों हाथ सीने पर बांधे वो इसके करीब झुका, जो अभी भी चेयर पर बैठी नासमझी से इसे देख रही थी। इतनी मासूम तुम हो नहीं जो तुम्हें मेरी एक सादा सी बात समझ न आए। दुबई जैसे मुल्क की पैदावार होते हुए तुमने कभी अपनी खूबसूरती कैश न करवाई हो, या कभी तुम्हें ऐसी ऑफर न हुई हो। मिर्जा ने इसकी खूबसूरत कान जैसी सब्ज आंखों को देख के जो माने आवाज में कहा। मलाला को यकीन हो गया जो इसके कानों ने सुना वो सच था। इसने ठंडी सांस हवा में छोड़ी, फिर अपनी चेयर से उठी और मिर्जा से दूर होकर खड़ी हो गई। ठीक कहा आपने, मुझे अब ऐसी ऑफर सुनने और रिजेक्ट करने की आदत हो गई है, लेकिन हैरानी मुझे ये है कि इस मुल्क में भी ये सब होता था। सॉरी बट मैं ऐसी लड़की नहीं जैसा आपने सोचा। वो नरमी से कह के अपने कंधे अटकाती वापसी के लिए मुड़ गई। दुबई में वो 15 साल की उम्र से ही ये सब सहती आई थी। हमेशा की तरह नरमी से रिजेक्ट कर देती, कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी। इसकी अपनी दोस्तें ऐसी ऑफर्स को खुले दिल से कबूल करती थी। आज तक किसी ने रिजेक्शन को अना का मसला नहीं बनाया था, लेकिन इसे नहीं पता था सामने खड़े शख्स के लिए इसकी अना से बढ़कर कुछ नहीं। आज तक वो हर ऐसी ऑफर को रिजेक्ट करता आया था। पहली बार इसने किसी को ऑफर की और इससे इनकार हो गया। ये इसकी मर्दाना अना पर कारी जरूरत थी। तुम्हें यहाँ कोई भी कंपनी अपनी जॉब पर नहीं रखेगी। न तुम्हारे पास तजुर्बा है न तालीम, और मेरे कहने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए सोच समझ कर जवाब दो। बदले में तुम्हें जॉब ऑफर कर रहा हूँ। इस जॉब के लिए हजारों लोग तरसते हैं। तुम्हारे लिए ये एक गोल्डन चांस है। सिर्फ एक रात मेरे साथ गुजारनी है। इसके बदले एक ब्लैंक चेक और ये जॉब दोनों तुम्हारी। ये मेरा नंबर रखो। जब फैसला बदलो तो इस पर कॉल कर लेना। मेरा पर्सनल नंबर है। इसकी सर्द आवाज ने इसकी रीढ़ की हड्डी को भी सर्द कर दिया था। मलाला को ठंडे पसीने आने लगे। इसने आगे बढ़ते जबरदस्ती इसका हाथ खोलते इसने अपना कार्ड थमा दिया, जिस पर इसने अपना पर्सनल नंबर लिख दिया था। मलाला ने सीढ़ी पकड़ी और इस कंपनी से मरे कदमों के साथ निकल गई। फिर अपना गूगल मैप ऑन किया और मजीद कंपनी तलाश करने लगी। इसने मुख्तलिफ कंपनियों के चक्कर लगाए, लेकिन रिसेप्शन पर ही इसे नो वैकेंसी का जवाब मिल जाता। सारा दिन ऐसे खवार होकर आखिरकार वो वापस हॉस्पिटल चली गई। पता नहीं इसके पीछे इसकी माँ का क्या बना होगा। थकी हारी मायूस कदम लेती वो कमरे में गई, जहाँ इसकी माँ अकेली बेड पर लेटी लंबे लंबे सांस ले रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत देखते वो डॉक्टर को आवाज देती कमरे से बाहर भागी। फौरन ही डॉक्टर और नर्स इकट्ठे हो गए। कितनी देर वो बेचैनी से रोती हुई अपनी माँ की सलामती की दुआ कर रही थी। इसके अलावा इसका था ही कौन। अगर इसकी माँ को कुछ हो गया, वो इस अनजान मुल्क में कहाँ जाएगी, क्या करेगी। इसकी माँ का खदशा अब समझ आ रहा था। तभी आईसीयू का दरवाजा बंद करते डॉक्टर बाहर आया। देखो, मैं तुम्हें झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। इनका आखिरी हल सर्जरी ही है, वो भी अभी। डॉक्टर ने इसकी तरफ देखते कहा था, जो बेयकीनी से डॉक्टर्स को देख रही थी। तो अब कर दे सर्जरी। मलाला ने एक सेकंड भी सोचे बगैर कह दिया, यहाँ इनकी सर्जरी नहीं हो सकती। किसी अच्छे प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाओ और पैसों का इंतजाम भी कर लो। जो भी करना है जल्दी करो। इनकी तबीयत वक्त गुजरने के साथ नाजुक होती जा रही है। डॉक्टर तो अपनी बात कहता वहां से चला गया। पीछे वो बेजान टांगों से दीवार का सहारा लेते ठंडे फर्श पर बैठ गई। चंद हजार के नोट से इसकी माँ की सर्जरी होने से रही। वो इतने पैसे कहाँ से लाए, किससे लाए। माँ ही तो थी इसका आखिरी सहारा। माँ बाप के अलावा इसके पास कोई रिश्ता नहीं था। बाप पहले आंखें मूंद गया, अब वो अपनी माँ को नहीं खोना चाहती थी। तभी रोते हुए इसके जहन में मीरचल की ऑफर घूमी। इसने कांपते हाथों से वो नंबर निकाला और मोबाइल पर डायल करने लगी। खुद से भी बढ़कर इसके लिए पहले अपनी माँ थी। दूसरी बेल पर फोन उठा लिया गया। कौन? गंभीर आवाज में सिर्फ इतना पूछा गया, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, लेकिन मेरी एक शर्त है। मंजूर है। बगैर सुनी शर्त कबूल कर ली गई, जिस पर मलाला अपने मुंह पर हाथ रखे रो दी। फिर कुछ ही देर में इसकी माँ को प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया गया। साथ ही सर्जरी शुरू हो गई।
मीरसल ने अपने गार्ड के थ्रू एक बैग भिजवा दिया था, जिसे देते ही वो गार्ड वापस चला गया। इसमें पूरे 20 लाख रुपए थे, जिन्हें जमा करवाते ही इसकी माँ का ऑपरेशन शुरू हो गया। वो अकेली ही सारी रात जागकर अपनी माँ के लिए दुआ कर रही थी। अगले दिन जाकर ऑपरेशन रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आए। सर्जरी की कामयाबी पर वो सजदा शुक्र में गिर गई। शाम में वो अपनी माँ के पास बैठी फ्रूट्स काट कर इन्हें दे रही थी। मलाला, तुम्हारे पास सर्जरी के पैसे कहाँ से आए? मदीहा ने तीखी लहजे में हल्की आवाज में पूछा था। वो इस सवाल के लिए तैयार थी, इसलिए बगैर घबराए सुकून से जवाब दिया। मोरे, कल मैं एक कंपनी में गई, वहाँ का बॉस बहुत अच्छा है। मैंने इन्हें अपनी सीवी दिखाई, इन्हें मेरी तालीमी काबिलियत पर जान दे दी। फिर मैंने इन्हें आपके बारे में बताया और इनसे लोन लिया, जो वो मेरी सैलरी से कट करते रहेंगे। इसने अपने दिल में हर झूठ पर अस्तगफिरुल्लाह पड़ा था, लेकिन अपनी मोरे को इस झूठ पर यकीन भी दिलाना था। तभी इसका फोन रिंग हुआ। फोन मिर्जल आलम का था। इसने एक नजर अपनी माँ को देखा, जो अभी भी इसे शक की निगाह से देख रही थी। फरीहा को बिल्कुल भी अपनी बेटी पर यकीन न आया। आज के जमाने में कोई किसी को इतनी बड़ी रकम इतनी आसानी से नहीं दे सकता। उठाओ फोन। किसका फोन है? पाकिस्तान में आए हुए एक हफ्ता भी नहीं हुआ और तुमने अपना नंबर भी किसी को दे दिया। फरीहा इसके लिए बहुत डरी हुई थी। आखिर बेटी की माँ थी। मोरे, ये मेरे बॉस का फोन है, जरूर आपके बारे में पूछने के लिए फोन किया है। अभी आपके सामने फोन उठाती हूँ, मलाला ने हंसते हुए कहा और डरते हुए फोन कान से लगाया। दोनों माँ बेटी की नजरें एक दूसरे की तरफ ही थी। अस्सलाम वालेकुम। जी सर, मेरी मोरे बिल्कुल ठीक है। आपका बहुत एहसान जो आपने इतनी बड़ी रकम लोन पर दे दी। मेरी मोरे भी आपकी बहुत मशहूर है। मलाला मुकाबिल की को अनसुना करते अपनी हाँ कर रही थी। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या बोले जा रही हो? मैं अपना ड्राइवर भेज रहा हूँ, चुप करके इसके साथ आ जाओ। मीरसल ने गुस्से से लब खींचे एक एक लफ्ज चबा कर कहा। सर, आपकी आवाज बिल्कुल समझ नहीं आ रही। 1 मिनट में कमरे में से बाहर जाती हूँ ताकि सिग्नल ठीक से आए। मलाला अपनी माँ के बेड से हटती कमरे से ही बाहर चली गई। इसकी माँ को अब अपनी बेटी पर यकीन आ गया था। ठीक है, मैं आ रही हूँ, लेकिन प्लीज किसी लड़की को साथ भेज दीजिएगा। जल्दी से इतना कहती इसने मोबाइल बंद कर दिया। मीरजल को अपने मुंह पर काल काटनी अपनी तजलील लगी। तुमसे मैं अपनी इस बेइज्जती का बदला लूंगा। बस जल्दी से मेरे बिस्तर पर आ जाओ। मीरजल ने गुस्से से अपने मोबाइल को घूरते कहा। अपने ड्राइवर के साथ एक लड़के को हायर किया और इन्हें अस्पताल भेज दिया। मोरे, मेरे पास की सेक्रेटरी मुझे लेने आ रही है। लोन उतारने के लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी ताकि मैं जल्दी काम सीख जाऊं। मलाला के रुखसारों पर गर्म सियाल बहने लगे थे। आवाज रोन चुकी थी। वो अपनी माँ से कैसे कैसे झूठ बोल रही थी, सिर्फ इन्हें मुतमईन करने के लिए। फरीहा ने इसे रोते देख इसे इशारे से अपने पास बुलाया, जिस पर वो इनके करीब रुकी। न रो मेरी माला, ये सब तो मेरे लिए ही तो कर रही है। अगर ये बीमारी ना होती तो तुझे इतना ख्वार न होना पड़ता। फरीहा ने इसके गाल से आंसू साफ करते प्यार से कहा। जी, ये सब आपके लिए ही कर रही हूँ, फकत आपके लिए, अपने दिल में कहती। मलाला ने इनके हाथ चूम लिए। तभी एक लड़की कमरे में दाखिल हुई और अपने आप को सेक्रेटरी के तौर पर मुतारिफ करवाती मलाला को वहां से ले गई। मलाला ने एक आखिरी नजर अपनी माँ पर डाली, जो अब सोने के लिए लेट चुकी थी। मुझे माफ कर देना मोरे, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मलाला मीरसल के सामने इसके आलीशान बंगले के आलीशान बेडरूम में मौजूद थी। सामने ही सोफे पर मीरसल टांग पर टांग रखे सिगरेट का कश लेते इसे देख रहा था। मलाला दरवाजा बंद करती इसके सामने आई। अपना कोट उतारो, अपना हुक्म देते वो फिर से सिगरेट के कश लेने लगा। ब्राउन नजरें इसी पर गाड़ी। लेकिन अभी आपने मेरी शर्त पूरी नहीं की। मलाला ने इसकी बात को इग्नोर करते अपनी नाक पर हाथ रखा। सिगरेट के धुएं से इसे एलर्जी थी। बोलो अपनी शर्त, इसके बाद कोई ड्रामा नहीं। चुपचाप बिस्तर पर लेट जाना। मिर्जा ने अपनी सिगरेट एश ट्रे में मसलते इसे घूर कर देखा था। इसकी फरमाइश ही खत्म नहीं हो रही थी। अगर आप मेरे साथ रात गुजारना चाहते हैं तो मुझसे निकाह कर ले। मैं बगैर निकाह के आपको हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। मलाला ने मजबूत लहजे में कह दिया। अब इसके रिएक्शन का इंतजार कर रही थी। आई वांट मैड, मैं तुमसे निकाह क्यों करने लगा? पैसे मैं तुम्हें दे चुका हूँ, अब जाओ।
चाहूँ तो तुम्हारे साथ जबरदस्ती भी कर सकता हूँ, क्योंकि तुम मेरी जरखरीद गुलाम हो। वो गुस्से से चिल्लाता इसके करीब आया था। इसकी बातों से वो बहुत दिल बर्दाश्त हुई थी। जबरदस्ती वाली बात पर इसकी टांगें कांपी थी, लेकिन खुद को मजबूत जाहिर करती रही। मुझे नहीं पता था कि खान वादा खिलाफ भी हो सकता है, और अगर आप मेरे साथ जबरदस्ती करेंगे तो कल ये बात पूरी मीडिया में फैल जाएगी कि मशहूर बिजनेस टाइकून मीरसल आलम खान ने एक मासूम लड़की का रेप कर दिया। अगर आप निकाह नहीं करना चाहते तो पैसे मेरी सैलरी से काट ले और रात साथ गुजारने वाली बात यही खत्म कर ले। मलाला के सुकून में अब भी रति बराबर फर्क न आया। इसे यकीन था ये कभी भी इससे निकाह नहीं करेगा और पैसे सैलरी से काट लेगा। दिलचस्प मेरी पीए तुम्हारी जैसी ही शातिर और चालाक होनी चाहिए। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी पर भरोसा किया और यही मेरी गलती है। तुम मेरी जिद बन चुकी हो मलाला अतल। मीरसल ने पुरसोच निगाहों से इसे देखते सरद लहजे में कहते अपना मोबाइल निकाला और अपने पर्सनल गार्ड को फोन करके एक मौलवी को बुलाने का हुक्म दिया। मलाला की उम्मीद चकनाचूर हो चुकी थी। आज की रात इसे बहुत तवील लगी। एक रात की ही तो बात है। इसने जैसे खुद को तसल्ली दी, बस आज की रात जल्दी गुजर जाए। फिर कुछ ही देर में वो मलाला अतल से मलाला मीरसल आलम नूरज़ाई बन चुकी थी। लॉन्च से मीरसल इसे फिर बेडरूम में ले आया। कमरे में लाते ही इसे बेड पर धक्का दे दिया और खुद इस पर झुकते इसका जबड़ा अपनी आहनी गिरफ्त में लिया। तुम पहली लड़की हो जिसने मुझे बेवकूफ बनाया है। तुमने मुझे एहसास दिलाया अभी तो मुझे बहुत कुछ सीखना है और शुरुआत तुम्हारे जिस्म से करूंगा। वहशत भरे लहजे में कहता वो इससे डरा गया। इस लड़की ने इसके अक्ल को चैलेंज किया था और साथ ही इसे मीडिया की धमकी भी दी थी। वो इसके लबों पर झुकने लगा कि मलाला ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, जिसने मीरसल के गुस्से को मजीद आग दी जो इसी के लिए नुकसानदेह थी। पैसे लेते हुए तो तुमने जरा नखरा न दिखाया, फिर इनकी वसूली के वक्त क्यों याद आ रहा है ये सब? इतना गुस्सा दिलाओ जितना अपने वजूद पर बर्दाश्त कर सको। तुम्हारी हर गलती की सजा मैं तुम्हारी रूह को दूंगा। मीरसल ने इसका चेहरा अपने चेहरे के करीब करते जख्मी शेर की तरह अफरते हुए दहाड़ा था और साथ ही इसके लबों पर दांत गाड़े थे। इसकी सब्ज नैनों से गर्म सियाल बह रहे थे। अब वो जबरदस्ती इसके कपड़े उतार रहा था। मलाला ने कोई मजामत नहीं की थी। जो भी था मीरसल इसका शौहर था। जो भी था वो जिना जैसे गुनाह से बच गई थी। माँ का भी इलाज हो गया था। फिर एक ही रात की तो बात है, बस ये रात, और वो कल आजाद हो जाएगी। आज रात की अजियत बस। मीरसल अपना सारा गुस्सा और वहशत इसके जिस्म में अंडेल रहा था। मलाला की दर्द भरी सिसकारियां सारी रात कमरे में गूंजती रही। अगली सुबह इसकी आंख खुली तो नजर सामने सफेद कोट पहने मीरसल पर गई, जो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। मलाला का सारा जिस्म दर्द से चूर था। इसने अपने जिस्म को कंप्यूटर से छुपाती उठ बैठी थी। मुझे तलाक दे और इस रिश्ते से आजाद करे। मुझे तस्कीर करके सारे पैसे वसूल लिए हैं। मलाला ने सारा लिहाज वाला इताक रखे चुपते हुए लहजे में कहा, जिस पर वो एक जन्नती कहका लगाते इसके करीब आया, बेड पर आया। इसके करीब बेड पर आया, अपने हाथों से इसके शहदरंग बाल कान के पीछे किए। निकाह में तुम्हारी मर्जी से हुआ था, तलाक मेरी मर्जी से होगी। एक रात से मेरा पेट नहीं भरा। मेरी जरूरत तो अब बड़ी है और ना मैंने तलाक की हामी भरी थी। आज तो तुमसे चला भी नहीं जाएगा। जोमाने अंदाज में कहता इसके लबों पर झुकता एक जसारत कर गया। इसलिए आराम करो, कल से ऑफिस ज्वाइन करना। जितनी छुट्टियां करोगी तुम्हारी सैलरी से पैसे कट होंगे और गलती से भी निकाह की बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। जब मुझे तलब होगी तुम्हारे करीब आऊंगा और अपनी जरूरत पूरी करूंगा। मीडिया में क्या किसी के सामने भी तुम इस रिश्ते को डिस्क्लोज नहीं करोगी। जब मुझे तुम्हारी तलब नहीं रहेगी तो तलाक दे दूंगा। सफाकियत से कहता इसने साइड ड्रॉ से एक पत्ता निकालकर इसके सामने रखा। माना हमल दवाइयाँ बाकायदगी से लेनी है और इनमें वक्फा ना हो। जब जाना हो तो ड्राइवर से कह देना, छोड़ आएगा वापस। मीरसल इसके पास से उठता कमरे से निकल गया। मलाला सुन होते दिमाग के साथ इन दवाइयों को देखने लगी। हाल बाथटब में लेटे ही इसने अपनी कांच जैसी सब्ज आंखें खोली, फिर टावल अपने सीने के गिर्द लपेटे कमरे में आई। इस पूरे 5 मरला के घर में इसके अलावा कोई नहीं रहता था। 2 साल से इस घर में हुए हो गए थे, लेकिन मीरसल ने इसे किसी को भी इस घर में लाने की इजाजत नहीं दी थी। यहाँ तक कि सफाई भी वो खुद ही करती थी। टाइम देखा तो 7:30 हो चुके थे। वो जल्दी से अपनी अलमारी से कपड़े निकाले ड्रेसिंग रूम में बंद हो गई। तैयार होने में 15 मिनट लग गए। जूस का गिलास भी वो जल्दी से रिक्शा करवा दी ऑफिस पहुंची। चाहे मीरसल इसका शौहर था, लेकिन वो इसे ऑफिस में भी इससे कोई रियायत नहीं देता था। टाइम का पाबंद था।